school. Bholi felt as if suddenly all the bells of the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. ध्यान दीजिए, भोली की अब तक की जो लाइफ थी, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उसकी निगलेक्ट किया जाता था, उसकी बातों पे ध्यान नहीं जाता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था, हर कोई व्यक्ति मजाक उड़ा रहा था या फिर उस पर झल्ला रहा होता या फिर कोई गुस्सा किसी तरह से कर रहा होता, उसे कभी किसी अच्छे नाम से पुकारा नहीं गया था। उसका नाम हम जानते हैं, उसका नाम सुलेखा था। सुलेखा नाम तो खुद भी भूलने पे आ चुकी थी, इतना लोग उसका नाम ले चुके थे। तो उस लड़की को अगर कोई प्यार से बातचीत करेगा तो कितना ज़्यादा इफेक्ट उस पर आएगा। वही हुआ, उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि पूरे गाँव के जितने भी मंदिर उन सबकी बेल बजने लगी, जितने भी ट्रीज़ हैं उस वहाँ पे फूल खिल चुके हैं, या फिर जितने पौधे थे या ट्रीज थे उन सब में फूल खिल चुके हैं, या फिर चारों जो में कह सकते हैं ना सुहाना मौसम होना या फिर अच्छा महसूस करना, तब हमको सब चीज़ें खूबसूरत दिखाई देती है। अगर हमारे मन से हम खुश हैं तो हमें सारी चीज़ें खूबसूरत दिखाई देती है, हर एक चीज़ में खूबसूरती नज़र आती है। वही हुआ कि उसे पूरे विलेज के सभी मंदिर की घंटियाँ सुनाई दे, मतलब मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। इससे पहले उसने कभी इस बातों पर ध्यान नहीं दिया। सभी पेड़ों पर फूल खिले हुए दिखाई दिया। उसके कह सकते दिल जो था वो धड़क रहा था, पर किस चीज़ से? एक नई आशा से, एक नई ज़िंदगी की आशा से धड़क रहा था कि अब तक जो कुछ हुआ मेरे लाइफ में अब ऐसा नहीं होगा, अब कुछ अच्छा ही होगा, अब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। 10 years पास, इस तरह से जो साल थे वो गुजरते गए। भोली पढ़ने लिखने लगी, धीरे धीरे बोलने लगी, सब कुछ होने लगा, ठीक है। पर बोलती वो सिर्फ अपने टीचर्स के साथ थी, जो उसका लोग मजाक उड़ाते थे उनसे तो वो अभी भी छुपी रहती थी। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, जो विलेज था वो एक छोटा कस्बा बन चुका था, ठीक है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, जो लिटिल प्राइमरी स्कूल थी, ठीक है, वो अब एक हाई स्कूल बन चुकी थी। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल। अब उस विलेज के अंदर एक छोटी सी सिनेमा थी जो कि टीन शेड के नीचे चलाई जाती थी, जहाँ मूवी दिखाई जाती थी, और एक कॉटन की मिल भी थी जहाँ पे कॉटन बनाए जाते थे या काटे जाते थे। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन, उस गाँव के रेलवे स्टेशन में अब मेल ट्रेन, मतलब जो डाक पत्र से रिलेटेड जो ट्रेन होती थी जिसमें डाक आते थे, वो भी रुकने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल से टू हिज वाइफ, रात्रि के भोजन के बाद रामलाल ने अपने वाइफ से एक दिन कहा या एक रात कहा, देन शल आई एक्सेप्ट बिसम्बर्स प्रपोजल, कि क्या मुझे बिसम्बर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिसम्बर कोई व्यक्ति है जिसने कुछ प्रपोजल दिया था, उसके बारे में हम जानते हैं आगे क्या है। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम, कि हाँ संभवतः तुम्हें, आपको, या फिर उसके अपने वाइफ हस्बैंड से बात कर रही है, रामलाल से बात कर रही है उसकी वाइफ, तो उसने कहा कि हाँ आपको बिसम्बर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। भोली तो लकी होगी बिसम्बर की तरह एक दूल्हे को पाकर। यहाँ पर हम बात समझ चुके थे सेंटेंस में कि यहाँ बात हो रही भोली की शादी की। अब भोली की शादी की लायक की उम्र हो चुकी थी, इसलिए भोली के पिताजी थे उसकी शादी करवा रहे थे, पर किससे करवा रहे थे? बिसम्बर नाम के व्यक्ति से। A big shop, a house of his own, and I here several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. ध्यान दीजिए, अब बिसम्बर की बात हो रही कि बिसम्बर के पास क्या क्या है। बिसम्बर के पास एक बड़ी सी शॉप है, एक बड़ा सा घर है खुद का जो कि घर है, और ये भी सुना है, वो कहती है कि हमने ये भी सुना है कि उसके बैंक के अकाउंट में हज़ारों रुपए भी हैं। उस समय हज़ारों की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। Moreover, he is not asking for any dowry. जिस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ उस टाइम डाउरी बहुत बड़ा कह सकते हैं अभिशाप था, ठीक है, अभी भी है ही, सीधी सी बात है, पर उस समय बहुत ज़्यादा कंपलसरी था। पर उस समय की बात की जाए तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि बिसम्बर डाउरी भी नहीं मांग रहा, मतलब दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं मांग रहा है। ये तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या होगी? भोली के लिए इतना बड़ा घर का रिश्ता आ रहा है, इससे अच्छी बात क्या होगी? दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड He also limbs. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. ध्यान दीजिए, अब प्रॉब्लम की बात क्या है? प्रॉब्लम ये है कि रामलाल अपनी वाइफ से कहता है कि यहाँ तक तो ठीक है कि ठीक है उसके पास घर है, उसके पास बैंक में बैलेंस है, उसकी खुद की शॉप है, ठीक है, और ना ही कोई दहेज मांग रहा है। पर दिक्कत वाली बात ये है कि अब वो जवान नहीं है, वो मेरी एज का है। मतलब भोली की शादी उसके पिताजी की उम्र के लड़के से की जा रही है, फिर अब तो लड़का नहीं कहूँगा, आदमी से की जा रही है, ठीक है। दूसरी बात, वो लंगड़ाता भी है। तीसरी चीज़ है कि जो उसके फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे थे वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, मतलब वो भोली से भी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, तो फिर कैसे की जाए? सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, तो उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया, तो क्या हुआ, मतलब खुद
उसकी वाइफ कह सकते हैं, मतलब भोली की जो मम्मी है या फिर रामलाल की जो वाइफ है वो कह रही है इस बात को कि तो क्या हुआ, उस मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि भोली की शादी किससे की जा रही है, सिर्फ पैसों की वजह से या सिर्फ इस मामले इस बात को लेकर शादी की जा रही है कि कम से कम इसकी शादी हो जाए, ये कवारी ना रहे। 45 और 40 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, उसने एक्सक्यूज़ दिया, इस बात को कहा कि 45 या 40 मतलब 45 या 40 कोई ज़्यादा एज नहीं होती आदमियों के लिए, ये एज होती है, ठीक है, ये नॉर्मल एज है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। ये तो हम तो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि वो दूसरे विलेज से, अगर हमारे ही विलेज से होता तो उसे भोली के बारे में पता होता कि उसकी पूरी बॉडी में पॉक मार्क्स हैं, मतलब वो चेचक के दाग हैं, और उसका जो सेंस है, जो दिमाग है, वो भी उतना नहीं चलता, ठीक है। मैंने आपको बताया था वो जो भी अब बन चुकी थी, जैसी भी हो चुकी थी पढ़ने लिखने के बाद, वो स्कूल में थी, वो कभी शो नहीं करती थी किसी सामने कि मुझे कितना नॉलेज है या फिर मैं क्या क्या मुझ में चेंजेस आए हैं, ठीक है। पर उसकी मम्मी अभी भी मानती थी कि वो दिमाग से बुद्धू ही है, और सीधी सी बात है, अब दिमाग को तो भोली चेंज कर सकती थी, ठीक है, पर अपनी बॉडी को चेंज नहीं कर सकती थी, बॉडी से वैसी ही वो भी दिखाई दे रही थी। इसलिए उसकी माँ ने कहा कि ये तो हम लकी हैं कि वो दूसरे विलेज से, इसकी वजह से बिशंबर हमारी बच्ची के बारे में नहीं जानता कि उसकी पूरी बॉडी में चेचक के दाग हैं। उस समय लड़कियों के चेहरे नहीं दिखाए जाते थे। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। अगर हमने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वो पूरी ज़िंदगी कवारी रहने वाली, उसकी शादी नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं कैसी दिखती है और कौन इस तरह की दिखने वाली लड़की से शादी करेगा। यह मेंटलिटी थी उसकी खुद की माँ की। यस बट आई वंडर्ड व्हाट भोली विल से, पर मैं आश्चर्य करता हूँ कि भोली क्या कहेगी। ये रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, वॉट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक ए डम्प काउ, कि वो मूर्ख क्या कहेगी, वो तो एक डम्प मूर्ख कह सकते हैं गाय की तरह है, वो क्या कहेगी, उसे तो हम बताएंगे कि ये करना है आपको। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल ने कहा, धीरे से कहा, मे बी यू आर राइट, कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि तुम सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले awake on her cot listening to her parents whispered conversation। अब ये जितनी भी बातचीत रामलाल और उसकी वाइफ के बीच में हो रही थी, ये भोली सुन रही थी, हर एक बातचीत सुन रही थी उन दोनों की। विशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, की एक विशंबर नाथ एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं पंसारी था, पंसारी की दुकान थी उसकी, पर एक अच्छा धनी व्यक्ति था। ही कैम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर ए वेडिंग। अब वो टाइम आ चुका था जब भोली की शादी होने वाली थी, या फिर भोली की शादी वाला दिन आ चुका था। विशंबर अपने बड़े दोस्तों के साथ से कह सकते हैं बड़ी बारात के साथ वहाँ पर पहुँचा वेडिंग के लिए। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हैंडेड द प्रोसेशंस विद द ब्राइडग्रूम्स राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स। एक शानदार सजे हुए घोड़े पर विशंबर बैठा हुआ था, उसके आगे की तरफ जो ब्रास बैंड होते हैं, जो फिर उस समय बैंड बजाने वाले होते थे, उस समय जो पॉपुलर फिल्म थी उसका कोई पॉपुलर गाना बजा रहे थे, और विशंबर जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं जिस तरह से बारात होती, दूल्हा आगे चल रहा है या फिर आगे बजाने वाले चल रहे हैं, नाचने गाने वाले चल रहे हैं, दूल्हा घोड़े पर चल रहा है। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्स ऑफ स्प्लेंडर्स। रामलाल ने जब देखा कितने शाही अंदाज में उसकी बेटी के लिए क्या आ रही है, बारात आ रही, ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर्स वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने शानदार तरीके से उसकी चौथी बेटी की, जो इतनी बदसूरत दिखती, उसकी शादी हो सकती थी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेशन वर एनवियस ऑफ हर लक। सारी की सारी जो दूसरी सिस्टर थी, मतलब भोली के अलावा जो 3 लड़कियां थी रामलाल की, वो सारी जल रही थी इस बात को देखकर कि कितना ज़्यादा कह सकते हैं अच्छा लक है, इसकी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है भोली की, कितना साजधाज के साथ या फिर इतने बड़े शानदार तरीके से इसकी बारात आ रही है, पूरे गाँव वाले देख रहे हैं उस दूल्हे को। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." कि जब वो ऑस्पिशियस जब वो विशेष मोमेंट आ चुका था, जब दुल्हन को बुलाया जाने वाला था, तो प्रिस्ट ने आवाज़ दी, पुजारी ने आवाज़ लगाई कि भोली को बुलाया जाए या फिर ब्रिंग द ब्राइड, की दुल्हन को बुलाओ। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेट फायर। और फिर भोली को लेकर आया गया, जो कि सिल्क कलर की साड़ी, रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उसे उस पवित्र अग्नि के पास में बिठाया गया। गार्लैंड द ब्राइड
वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ कि उसने कहा कि दुल्हन को क्या किया जाए, माला पहनाई जाए। द ब्राइड ग्रूम्स लिफ्टेड द गार्लैंड टू येलो मैरीगोल्ड, जो गेंदे के फूल के, जो येलो कलर के गेंदे के फूल के थे, उसकी माला बनाई गई थी। उस माला को भोली को पहनाए जाने के लिए कहा गया। तो ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द, उसने ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हे ने उस माला को ऊपर उठाया, किसे पहनाने के लिए, भोली को पहनाने के लिए। ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और एक महिला ने भोली के पीछे जो उसका, जो कह सकते हैं, जो उसने घूंघट कर रखा था लंबा सा, उसको पीछे की तरफ किया ताकि माला पहनाई जा सके। बिशंबर टुक ए क्वाइट ग्लैंस, एक झलक, हल्की सी एक छोटी सी झलक बिशंबर ने उसके चेहरे की तरफ करी, क्योंकि पता है बिशंबर दूल्हा है, तो अब उसने अपनी दुल्हन की तरफ देखने की कोशिश करी कि आखिर देखे सही दिखती कैसी है। जब देखा, द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हर हैंड्स, उसके हाथों में वही गार्लैंड की माला, जो माला थी वो उसी जगह पैटक गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेले ओवर हर फेस, जब उसने देखा कि उसकी भोली ने जब देखा कि उसका जो घूंघट ज़्यादा ऊपर कर दिया गया, तो उसने वापस से खींचा। हैव यू सीन हर द बिशंबर टू फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम सी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, बिशंबर ने जैसे ही देखा कि उसके पूरी बॉडी में या फिर कि उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, वो थोड़ा सा भयभीत हुआ। उसने अपने फ्रेंड से कहा कि क्या तुमने देखा उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। सो वॉट यू आर नॉट यंग एदर, उसके फ्रेंड ने भी उसी टाइम उसको रिप्लाई किया, तो क्या हुआ, अगर अभी पता चला कि इसके चेहरे पर चेचक के दाग है तो तुम भी कौन सा जवान हो। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, अब तक जो बिशंबर ने डाउरी नहीं मांगी थी, दहेज नहीं मांगा था, अब उसके मन में ख्याल है कि जब इस बदसूरत में ही लड़की से मुझे शादी करनी है तो फिर तो मुझे ज़रूरी है कि मैं इसके लिए डाउरी लूँ, या फिर मुझे ये, अगर रामलाल मुझे 5000 रुपये देते हैं एज ए डाउरी देते हैं, तब मैं इससे शादी करूँगा, क्योंकि ये बात मुझे पहले नहीं बताई गई थी कि दिखने में ऐसी दिखती थी। रामलाल वेंट ए प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एंड बिशंबर्स फीट, रामलाल उसके पास गया, बिशंबर के पास गया, और जब ये बात बताई बिशंबर ने रामलाल से कहा कि मुझे 5000 रुपये चाहिए, ठीक है, अब तब मैं इससे शादी करूँगा। तो रामलाल उसके पास गया, अपनी जो पगड़ी थी, अपने जो सम्मान या इज्जत थी, वो उसके पैरों में रख के कहा कि डू नॉट ह्यूमिलेट मी, सो टेक 2000 रुपीज़, कि मुझे इस तरह से बेइज्जत ना कीजिए, 2000 रुपये ले लीजिए और फिर शादी कर लीजिए। नो 5000 और वी गो बैक कीप योर डॉटर, कि नहीं हमें 5000 ही चाहिए, वरना हम जा रहे हैं, रखो अपनी डॉटर। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस टू द विलेज, कि थोड़ा सा कंसिडरेट बनिए प्लीज़, कि थोड़ा सा मुझ पे दया कीजिए कि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप चले जाते हैं तो मैं इस विलेज में किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। देन आउट विथ 5000 रुपीज़। तो बिशंबर ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ से जाऊँ और मैं भोली से शादी करूँ, अगर आप ये चाहते हैं तो मुझे 5000 रुपये चाहिए पूरे। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundles at the bridegroom's feet. उसके आंखों में आंसू आ गए रामलाल की। फिर वो अपने कमरे में जाता है, वहाँ अपना जो सेफ होता है, जो तिजोरी होती है, उसे ओपन करता है, नोट को गिनता है और उस नोट के बंडल को बिशंबर के पैरों में रख देता है। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिम्फेंट smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. बिशंबर ने एक तरह का जुआ खेला और उसके चेहरे पे जो खुशी थी, 5000 मिलने के बाद जो खुशी थी, वो उसी तरह की खुशी थी जैसे कोई व्यक्ति जुआ खेलता है और वो जीत जाता है। उसने एक जुआ खेला कि अगर मुझे शादी करनी है, शादी तो उसे करनी ही थी, ठीक है, बस उसने सोचा कि अगर पैसे भी मांग लिए जाए तो पैसे मिल जाएंगे। तो 5000 रुपये मांगे, उसे 5000 मिल गए, उससे वो खुशी मिल रही थी। फिर उसने अनाउंस किया, अब मुझे दो माला, मुझे अब माला दो, अब मैं इसे माला पहनाऊंगा। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, एंड इन हर आइज देयर वॉज नेदर एंगर नॉर हैट ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। ध्यान दीजिए, इस बार वापस से, जैसे पिछली बार उसका घूंघट किसी महिला द्वारा सरकाया गया था, इस बार उसने खुद ने अपना घूंघट सरकाया। और इस बार या फिर कह सकते किसी महिला ने ही वापस कर सरकाया, पर इस बार जो भोली की आंखें थी, वो भोली की आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थी, वो भोली की आंखें डायरेक्ट अपने जो भावी पति थे उसी की तरफ देख रही थी, मतलब वो बिशंबर की तरफ ही उसकी नज़रों में देख रही थी। पर इस समय ना ही उसके नज़रों में कोई गुस्सा था, ना ही कोई नफरत थी, बट ओनली ओल्ड कंटेम्प्ट, कि ये काम नहीं करना है। डायरेक्ट उसकी आंखें कह रही थी कि अब मैं ये काम नहीं करने वाली हूँ।
Visambars raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning, and garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. अब क्या हुआ, जैसे ही बिसंबर वो माला को उसके गले में पहनाने वाला था, उसी समय बिजली की तेज़ी से भोली का हाथ उठा, हाथ माला की तरफ उठा, उसने झटके से माला को पकड़ा और उस आग की तरफ फेंक दिया। फिर उठी और अपना जो घूंघट था उसे पूरी तरह से हटाया। पिताजी, said Bholi in clear loud voice, and her father, mother, sister, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. ध्यान दीजिए, इस बार पहली बार उसकी मम्मी ने या फिर उसके फादर ने या मदर या ब्रदर या सिस्टर या जो भी रिलेटिव्स थे, जो भी व्यक्ति भोली को अच्छे से जानते थे कि ये दिखती कैसी या बोलती किस तरह से, अटक के बोलती है, उन्होंने पहली बार उसके मुंह से बिना अटके एक वर्ड सुना, पिताजी। एक क्लियर लाउड वॉइस थी वो, उसने सुना पिताजी। फिर उसने अपनी बात को आगे रखा, पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। कि पिताजी, अपने जो पैसे आपने दिए इसके पैरों में रखें, उसे वापस ले लीजिए, मैं इससे शादी नहीं करने जा रही हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल के ऊपर जैसे कोई बिजली सी क्रौंधी। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो शैमलेस, सो अगली एंड सो शैमलेस। सारे के सारे जो गेस्ट थे वो सारे के सारे बस एक ही बात बोल रहे थे, कितनी ज़्यादा बेशर्म है ये, कितनी बदसूरत है, और उसके ऊपर ये बेशर्म भी कितनी है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। अब रामलाल चिल्लाया कि भोली, क्या तुम पागल हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। कि क्या तुम इस तरह से करना चाहती हो? क्या हमारी इज्जत का तुम्हें कोई भी ख्याल नहीं है? पूरे परिवार के बारे में सोचो ज़रा। फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, कि आपकी इज्जत के लिए ही। अब तक जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ आपकी इज्जत के लिए हो रहा था। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, कि मैं इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए सिर्फ तैयार हुई थी आपकी इज्जत की वजह से। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कॉन्टेम्पिटेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड। आई वॉन्ट। उसने क्लियर बिना अटके, सीधी सी बात हम समझ चुके, मैं आपको पहले बता चुका था कि जैसे भोली अब साल गुजरने के बाद हो चुकी थी, वो कभी उसने शो नहीं किया। शो कब किया? इस दिन, इस टाइम उसने शो किया। उसने कहा कि मैं इस लालची इंसान के, इस मतलबी या लालची इंसान के साथ, या फिर इस निर्दयी कह सकते हैं कायर व्यक्ति के साथ मैं शादी नहीं करने वाली, मैं नहीं करूँगी। वॉट ए shameless गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम्ब काउ, कि कितनी बेशर्म लड़की है ये, हमने सोचा था कि ये सीधी सादी गाय है। भोली, ये वहाँ के आसपास के लोग जो कह रहे थे। भोली टर्न्ड वॉयलेंटली ऑन ए ओल्ड वुमेन, ये बात अब समझ चुके हैं कि कोई ओल्ड वुमेन ने कही थी। भोली उस ओल्ड वुमेन की तरफ टर्न होती है और कहा, यस आंटी, यू आर राइट। हाँ आंटी, आप एकदम सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम्ब ड्रिवन काउ, कि आप सभी जानते थे कि मैं एक भोली सी काऊ हूँ। That's why you wanted to hand me over to this heartless creature, इसीलिए तुम इस बिना दिल वाले प्राणी के साथ मेरी शादी करवाना चाहते थे या फिर मुझे इसके साथ भेजना चाहते थे। But now the dumb cow, the stammering fool is speaking, पर अब ये डम काउ, ये जो मूर्ख गाय है, या फिर कह सकते हैं स्ट्रीमिंग फूल, ये जो हकलाने वाली जो मूर्ख लड़की है, यह बोल सकती है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम और भी सुनना चाहती हो? उस बूढ़ी व्यक्ति से, उस बूढ़ी महिला से भोली ने कहा कि तुम और भी कुछ सुनना चाहती हो। बिसम्बर्स नाथ द ग्रोसर started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up the closing song. बिसम्बर अपनी जो पार्टी जो अपने फ्रेंड्स के साथ लेकर आया था या फिर अपनी जो बारात आया था उसके साथ जाना स्टार्ट करता था। बाहर की तरफ जो बैंड वाले थे वो थोड़े कन्फ्यूज थे कि अंदर क्या हुआ था। उन्हें लगा कि शायद अब जाने का टाइम हो चुका है, इसलिए जो विदाई वाला जो गीत होता है वो बजाना वो स्टार्ट कर देते हैं। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and the shame. ध्यान दीजिए, रामलाल अभी भी वहीं पे खड़ा था, शर्म से अपने सर को नीचे झुकाए। The flames of the sacred fire slowly died down. जो फ्लेम्स, जो अग्नि जलाई गई थी 7 फेरों के लिए, वो अग्नि धीरे धीरे बुझना स्टार्ट कर चुकी थी। Everyone was gone. हर कोई, वो जो गेस्ट थे वहाँ पर, वो जा चुके थे। रामलाल turned to Bholi and said, अब रामलाल अपनी बेटी की तरफ मुड़ा और उसने कहा, But what about you? No one will
नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, वॉट शैल वी डू विथ यू, कि अब क्या होगा, अब तुम्हारा क्या होगा, कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, तुम्हारी शादी टूट चुकी है इसलिए अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। द सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, डोंट यू वरी पिताजी, in your old age I will serve you and mother and I will teach in the same school where I learnt so much, isn't that right ma'am। फिर सुलेखा ने जवाब दिया, एकदम क्लियर वॉइस में जवाब दिया, उसने कहा कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मम्मी और पापा मतलब आप दोनों की मैं क्या करूँगी, सेवा करूँगी। मैं स्कूल के ही विलेज के ही स्कूल में पढ़ाऊँगी, जो मैंने स्कूल से सीखा है, जो भी मैंने स्कूल से सीखा है मैं स्कूल से सीख के ही आज इतनी बड़ी हुई हूँ या फिर मैं बोल पा रही हूँ, ये सब कुछ मैंने स्कूल से सीखा है, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी। इज़न्ट दैट राइट मैम। और ये लास्ट का जो क्वेश्चन था, क्या ये सही है मैम, क्या ये सही है, ये बात उसने अपनी मैम से कही, जिस मैम ने उसको पढ़ाया लिखाया था उससे कही। द टीचर हैड अ लॉन्ग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, उसकी जो टीचर थी वो भी शादी में आई हुई थी, एक कॉर्नर से इस सभी ड्रामा को जो भी हो रहा था, घटना घट रही थी, उसको वो देख रही थी, ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। लास्ट में उसने कहा यस भोली ऑफ कोर्स सी रिप्लाइड, उसकी टीचर ने उसको रिप्लाई कहा हाँ बिल्कुल। यहाँ पर उसके टीचर का रिप्लाई था, मतलब टीचर एग्री थी कि हाँ बिल्कुल आप अब आपको ऐसी लाइफ ज़िंदगी जीनी है, जो आपने फैसला लिया है वो एकदम सही है। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लेशन ऑफ हर मास्टरपीस। और अब वो जो टीचर थी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक किस तरह से थी, वो चमक किस तरह की, एक सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि की। जब कोई आर्टिस्ट अपनी मास्टरपीस को कंप्लीट कर लेता है, जब कोई आर्टिस्ट अपनी मास्टरपीस को कंप्लीट कर लेता है, जिसके लिए उसने शुरू से लेके मेहनत किया, फिर मैं बात करूँ किसी पेंटर की तो वो शुरुआत करता है किसी चीज़ से और लास्ट में जाके एक मास्टरपीस बनाता है जैसा कोई नहीं बना सकता, उस तरह का जो संतुष्टि होती है उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी, टीचर की आंखों में, क्योंकि ये टीचर वही थी जो जिसने पहली बार भोली से अपना नाम बुलवाया था और अब जाकर वो इस कॉर्नर पर आ चुकी थी कि भोली अपने ही हक के लिए लड़ रही थी, अपनी बातों के लिए पूरे उसके मम्मी पापा को समझा रही थी बिना किसी अटके। तो ये एक तरह का सेटिस्फैक्शन था जो उस टीचर को हुआ था। ओके, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप रीड कीजिएगा। जो चैप्टर का अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया, वीडियो को पॉज कीजिए या फिर बैक कीजिए, वहाँ से आप समझ सकते हैं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, इसे याद रखिएगा, क्योंकि इसके आगे हम बहुत सारी स्टोरी करेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप एक स्टोरी रीड करें या फिर एक स्टोरी पढ़ें और पिछली कुछ स्टोरीज भूल जाएँ। हर एक स्टोरी को आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे तो आप उनकी मीनिंग अगर आपको क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आएगी तो आप आंसर खुद से बना भी सकते हैं, जो लर्न किया वो भी लिख सकते हैं, खुद से बना भी सकते हैं। ओके।